हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हमारे पास है बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल मेंस के लिए सेट नंबर 10 और ये वॉल्यूम 1 का आखिरी सेट होने वाला है। इसके बाद हम वॉल्यूम 2 लाएंगे, यानी जिसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपने 1 से लेकर के 9 पार्ट तक सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख लिया होगा। नहीं देखें तो देख लीजिए, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 1 से लेकर के 10 पार्ट तक के सभी का मिक्स करके मास्टर वीडियो आपको तैयार किया जाए, यानी टोटल 500 क्वेश्चन का एक मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जितने भी एग्री हैं आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित पहलुओं में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया। नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया किसको? तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत जो है, जिसका उल्लेख भाग 4 के अंतर्गत किया जाता है, और ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। 36 से लेकर के 51 तक इसमें अनुच्छेद वर्णित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, और इसी को भीमराव अंबेडकर जी ने नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते, यानी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते, ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन विधान परिषद के बारे में हमने कभी जिक्र नहीं किया कि इसमें शामिल होंगे, ये पॉइंट आपका गलत है। दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी विधानसभा साथ साथ दोनों सदनों के और दिल्ली पुडुचेरी के जो विधानसभा उनके निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के क में वर्णित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क के अंतर्गत शामिल किया गया, और इसमें कौन सा शामिल नहीं है। 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है, तो इसमें से हम देखें तो समय पर करों का भुगतान करना, यानी कर के संबंध में कोई भी बात नहीं की गई है। और आपको पता है कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे प्री में भी, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कि भारत में कौन संवैधानिक अधिकारी लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? कौन सा संवैधानिक अधिकारी लोकसभा के चर्चा में भाग तो ले सकता है लेकिन उसमें मतदान करने का अधिकार उसको नहीं होता है, और वो कौन है? तो महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 में इनके बारे में वर्णन किया गया। अगला देखिए क्या है कि किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टुंड्रा क्षेत्र में। ठीक है, टुंड्रा क्षेत्र में ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त मानदंड के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए कौन सा सही नहीं होगा? तो पहला कि वो भारत के नागरिक हों, ये सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी होनी चाहिए, ये भी सही है। उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य, यहाँ पे देखिए लोकसभा नहीं राज्यसभा होना चाहिए था, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य होना चाहिए, तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे, जो कि गलत था, राज्यसभा होना चाहिए था। राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर बताइए कि निम्नलिखित में से किन समूहों को मान्यता नहीं देती है। राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर निम्नलिखित समूहों को मान्यता नहीं देती है, तो जातीय समूहों को मान्यता नहीं देती है, ऑप्शन बी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ग्रामीण क्षेत्रों में बाल जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, और वो राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। अगला है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत, ऑप्शन सी हो जाएगा, जल विद्युत। अगला प्रश्न कि किस अपरदन कारक द्वारा सर्क जो भू रूप में निर्माण किया जाता है? तो बताइए कि किस अपरदन कारक के द्वारा, किसके कारक के द्वारा ये निर्मित होता है? सर्क एक प्रकार का भू का रूप होता है, तो ये हिमनदी के द्वारा। ठीक है, हिमनद के द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्क हिमनद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है? कौन सी मृदा निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है? तो ध्यान देना है, निक्षालन की प्रक्रिया से लेटराइट बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। निम्नलिखित में से कौन
सहायक नदी सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सहायक नदी और नदी के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो पहला अगर हम देखें पर्णहिता, पर्णहिता गोदावरी का होता है ना कि महानदी का, तो ये पहला ही हमारा गलत हो गया, ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। हेमावती कावेरी, मालप्रभा कृष्णा, मंजरा गोदावरी, ये सभी के सभी बिल्कुल सही हैं। अगला है कि सिल्वर फिर, सिल्वर फिर जूनिपर्स, पाइन्स और बर्च आमतौर पर भारत में किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? ये किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित होंगे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो ध्यान देना है, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा ईपी ओडम। ईपी ओडम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ईपी ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान लगभग 14 होता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच वैल्यू जो होता है वो लगभग 14 के बराबर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्षारीय। तो यहाँ पे हमारा सही होगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड करेक्ट होगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका होता है 10.5, 10.5। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब आपसे दो प्रश्न है कि रक्त का और नींबू के रस का दोनों का पीएच वैल्यू आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट की गुड़ी पड़वा, जो पड़वा है, गुड़ी पड़वा या फिर गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा का त्यौहार भारत में किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि ए, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? भारत के ज़्यादातर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होता है, लेकिन इस राज्य में उल्टा होता है, लौटते हुए मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होता है। और ये कौन सा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, ऑप्शन डी। तापमान की निम्न वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा की विशेषता क्या है? निम्न वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा की विशेषता क्या है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी को टिक। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद हुआ? ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था? और ये कौन सा ग्रंथ है? तो मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति यहाँ पे बी को टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। गीत गोविंद के अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो गीत गोविंद से पहले तो आपको दो प्रश्न पता होने चाहिए कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अब इसके बाद इसके अलावा एक प्रश्न ये है कि अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, विलियम जेम्स। नेक्स्ट वन की कोठारी शिक्षा आयोग कब एक उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया? यानी कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, ये आपको बताना। कोठारी शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1964, 1964 इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत कौन सा है? भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष कर। और मैंने एक वीडियो बनाया प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पर, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है बहुत पहले ही, जिसमें आपको दोनों बारीकी से याद हो जाएगा, एक बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को कैसे याद रखना है। भारत सरकार को सर्वाधिक जो राजस्व होता है वो निगम कर से प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति, स्टेट ड्यूटी, उपहार, व्यय और ब्याज कर आते हैं। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा हो गया, केंद्रीय उत्पाद, और इसके अंतर्गत आता है कर एवं सेवा जो टैक्स होता है, जीएसटी जिसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस में की जाती है? आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की जो गिनती होती है वो विकासशील राष्ट्रों के रूप में होता है, विकासशील राष्ट्र के रूप में की जाती है, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? पिछले साल काफ़ी ये चर्चा में था, पिछले साल से पिछले साल यानी कभी 21-22 में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड नामक पुस्तक जो है वो लिखा गया किसके द्वारा? तो विकास खन्ना के द्वारा, जो कि एक सेफ है, ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए एक उपकरण होता है जिसको जीएम काउंटर यानी कि गाइगर मूलर काउंटर के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग किया जाता है किसके मापन के लिए? तो रेडियो धार्मिकता जो है, रेडियो एक्टिविटी की जो माप की जाती है वो जीएम काउंटर के द्वारा ही किया जाता है, तो ये याद रखना है। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो मैंने आपको बताया था, होमवर्क में भी बोला था कि आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इस संगठन यानी आधुनिक भारत के इतिहास में जो इंपॉर्टेंट संगठन है जिसकी स्थापना और उसके संस्थापक जो है वो बार बार रिपीट होते रहता है। ज़्यादातर प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं कि उनके क्रम से सजाने के लिए, तो आपको ये याद होना चाहिए। जैसे कि बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन कब हुआ था? करीब 1856 के आसपास, ठीक है। मद्रास महाजन सभा की बात करें तो 1884, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इंडियन एसोसिएशन ये भी रिपीट होता रहता है, तो ये आपका 1876 हो गया। और लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करें तो 1837, 36-37 जो भी ये दिखे ऑप्शंस में 1836-37, ठीक है। अब अगर हम सजाएं क्रम से तो सबसे पहले देखेंगे 4 आएगा, 4 के बाद आप कहेंगे कि 1 आएगा, तो 4 और 1 कहाँ पर है? यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है बॉम्बे एसोसिएशन, अच्छा वहाँ पे मैंने 56 बताया था ना, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 1852 होता है, माफ़ी चाहूँगा। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास महाजन सभा 1884 और इंडियन एसोसिएशन 1876, लैंड होल्डर सोसाइटी 1837। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि किस युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? सेंट थोमे के युद्ध भी कहा जाता है, बताइए किस युद्ध को? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 48 तक, 1746 से 48, जिसको हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, इसी को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। मुगल बादशाह जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी किसे? इनके समय में आया हुआ था विलियम हॉकिंस, तो इन्हीं को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। 1637 में डचों की प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित हुई थी, यह कहाँ स्थित है? पिपली में स्थापित हुई थी, तो ये कहाँ स्थित है? पिपली पड़ता है बंगाल के अंतर्गत, ऑप्शन डी बंगाल के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित दुर्ग गुलस्ताबुल फोर्ट जो है, फोर्ट किला गुस्ताबुल फोर्ट कहाँ पर ये स्थित है, किसके द्वारा ये निर्मित था? डचों के द्वारा। गुस्ताबुल फोर्ट जो है डचों के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। अगला है कि बक्सवाहा जो वन है भारत में कहाँ पर पाया जाता है? बक्सवाहा वन भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये पड़ता है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, तो यहाँ पे बी हो जाएगा बक्सवाहा जो कि वन। अंडमान निकोबार द्वीप में माउंट डियोवाली कहाँ स्थित है? जैसे कि हम सैंडल पीक के बारे में जानते हैं कि उत्तरी अंडमान में पड़ता है, तो उसी तरह से माउंट डियोवाली का संबंध कहाँ पर है? तो ये पड़ेगा आपका मध्य अंडमान में, ऑप्शन डी। अगला देखिए क्या कह रहा है कि पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति किस अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं? वित्तीय आपातकाल वो अलग बात है कि अभी तक कभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसके जो वर्णन किया गया इसमें बताया गया कि अगर लागू होता है तो राष्ट्रपति पहले अवधि में इसको 2 महीने के लिए लागू करेंगे, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। वित्तीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद में? तो 360 में है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है? तो प्रस्तावना में कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, सभी के लिए आर्थिक न्याय सभी शामिल है, सभी के लिए शिक्षा का बात प्रस्तावना में कहीं नहीं किया गया, तो ये हम सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि प्रोफेसर केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय होता है, अर्धसंघीय, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, अर्धसंघीय। राज्य लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को उसके विरुद्ध जांच के बाद दुष्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को। तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाने पर, तो यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे, ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा लाइक करिएगा, और इस वीडियो का लाइक्स का आज हम टारगेट रखते हैं 349, क्योंकि आज ये हमारा
वॉल्यूम 1 का लास्ट वीडियो है, तो इतना तो लाइक डिज़र्व कर ही सकते हैं। तो 349 लाइक्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंप्लीट करिए ताकि हम लोग नेक्स्ट वॉल्यूम को स्टार्ट कर सकें खुशी खुशी। किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध की तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था? किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध के तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था? तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके समय में? अशोक के समय में पाटलिपुत्रा में आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि जो चारों बौद्ध संगीतें हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा जो था वो कनिष्क के समय में हुआ था। और कनिष्क के समय में जो कश्मीर में हुआ था, इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था। जैसे हम जानते हैं हीनयान और महायान, इसके दो संप्रदाय थे। फतवा ए जहानदारी निम्नलिखित में से किन के द्वारा लिखी गई थी? फतवा ए जहानदारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ज़ियाउद्दीन बर्नी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ज़ियाउद्दीन बर्नी ऑप्शन बी। 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ, यानी कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मद्रास में मंगलश्री, हमने इसको याद किया ना कि मद्रास में मंगलश्री, तो पहला जो था वो मद्रास के संधि के द्वारा, दूसरा मंगलौर के संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हमारा बनेगा मद्रास के संधि के द्वारा 1769 में इसको जो कि समाप्त किया गया था। मुंडक उपनिषद किस वेद में प्रमुख उपनिषद है? यानी मुंडक उपनिषद जो है वो किस वेद का प्रमुख उपनिषद माना जाता है? अथर्ववेद लास्ट वेद है, अथर्ववेद ऑप्शन बी यहाँ पे अथर्ववेद होगा। भारत में नोट निर्गमन जो प्रणाली होता है वो किस पर आधारित होता है? नोट निर्गमन प्रणाली जो है निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, जिसको हम लोग न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो हम इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। कैस्पियन सागर से 5 देश अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसके अंतर्गत ईरान आता है। ठीक है, ईरान, उसके बाद हम देखते हैं कि अज़रबैजान आता है, काजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस इसके अंतर्गत आता है, रूस और एक आपका ईरान हो गया, यानी टोटल रूस, मतलब रूस यहाँ पे होगा रूस। ठीक है, तो ये 5 इसके अंतर्गत है, लेकिन अर्मेनिया की सीमा साझा नहीं होती कैस्पियन सागर से, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला देखिए क्या है कि अ नेशन इन द मेकिंग जो नामक पुस्तक है किसने लिखा? अ नेशन इन द मेकिंग नाम से पुस्तक को किसने लिखा? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जिनको बिना ताज के बादशाह के रूप में हम लोग जानते हैं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ऑप्शन सी। महाराष्ट्र में वतनदार जो है वो किस वर्ग को कहा जाता था? महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? जो सामंत वर्ग होते थे, सामंत वर्ग को वतनदार के नाम से जानते थे, ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारी को नमन योजना को स्टार्ट किया था, जो राज्य में महिला यात्रियों को राज्य के भीतर उनकी यात्रा के केवल कितने प्रतिशत किराए का भुगतान करने की अनुमति देता है, यानी कि उनके किराए में कुछ छूट से संबंधित था। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत 50% की उनको छूट मिलता है, किराए का सिर्फ और सिर्फ 50% ही भुगतान करने की अनुमति उनको मिलती है नारी को नमन योजना के तहत। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? सुदीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से होगा, ये तो याद रखना ही रखना है। और किसको हरा करके किसने जीता है? तो चीन ने साउथ कोरिया को हराया। ठीक है, साउथ कोरिया को हरा करके ये खिताब जीता। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो हुसैन सागर झील से आप क्लियर कर पाएंगे कहाँ पर पड़ता है, तो ये हो गया आपका हैदराबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तुलजा भवानी मंदिर जो किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, महाराष्ट्र में तुलजा भवानी मंदिर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ध्यान रखिएगा, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? नंबर 1 पे नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे है। और यहाँ पे अगर हम देखें भारत की स्थिति 161 है, भारत की स्थिति 161 है। 2022 में अगर हम देखें तो 2022 में ये 150 रैंक पे था।
तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और आज की इस वीडियो का लाइक्स 349 हमने रखा है, तो इसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए ताकि नेक्स्ट हम वॉल्यूम को स्टार्ट कर सके बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।